स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज बात शुरू करने से पहले आइए जीव विज्ञान और इतिहास के सबसे घृणित सच को समझते हैं। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, जीव विज्ञान कहता है कि यह पृथ्वी का सबसे ढीठ जीव है। यह डायनासोर से पहले से पाया जाता है। यह परमाणु विस्फोट को भी झेलने की क्षमता रखता है। यह हफ्तों तक बिना सिर के जिंदा रह सकता है। यह गटर की सड़ांध में भी पलता है और इसे जिंदा रहने के लिए किसी सम्मान या विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। यह हर परिस्थिति में खुद को सरवाइव कर ले जाता है। लेकिन इतिहास का एक स्याह पहलू और भी है। जब भी सत्ता या व्यवस्था किसी समाज के किसी बड़े हिस्से को कुचलना चाहती है, हाशिए पर ढकेलना चाहती है या उसकी तकलीफों के प्रति अंधी होना चाहती है, तो उस वर्ग के लिए कॉकरोच या परजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1994 में रवांडा नरसंहार हुआ था, जहां पर एक पूरी कम्युनिटी को रेडियो पर कॉकरोच कह करके संबोधित किया गया ताकि उन्हें मारने या कुचलने पर किसी के ज़मीर में कोई दर्द ना हो। आप सोच रहे होंगे कि आज एक गंभीर भू राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषण के मंच स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं कॉकरोच की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि हाल ही में भारत की शीर्षस्थ न्यायिक गलियारों से आई एक टिप्पणी और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी में RTI कार्यकर्ताओं, वकीलों और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले कुछ तत्वों यानी कि बेरोजगारों के लिए, स्पष्ट तौर पर बेरोजगारों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेरोजगारों के लिए कॉकरोच मानसिकता जैसा संदर्भ प्रयोग किया है। अदालत का संदर्भ कानूनी हो सकता है, कोर्ट की मेरिट अलग हो सकती है और न्यायपालिका की गरिमा सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र में शब्दों की अपनी एक केमिस्ट्री होती है, अपना एक वजन होता है। और जब शब्द घूम घूम कर देश के करोड़ों बेरोजगारों के कानों तक पहुंचता है तो उनके सीनों में एक खंजर भी चुभता है। जब इस देश का युवा खुद को सिस्टम में कॉकरोच की तरह देखने को मजबूर होता है तो व्यवस्था उसे वास्तव में एक मूक संदेश दे रही होती है कि तुम भी तो कॉकरोच की तरह हो। सीलन भरे कमरों में पड़े रहो, सड़ान झेलते रहो, पेपर लीक हो चुपचाप सहते रहो, एग्जाम कैंसिल हो तो फिर से फॉर्म भरो, लाठियां पड़े तो कंधों पे झेल लो, क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ सरवाइव करना है, सम्मान पाना नहीं है। क्या भारत का बेरोजगार युवा वाकई व्यवस्था के लिए सिर्फ एक सर्वाइवर मशीन बनकर रह गया है? भारत, जिसे दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि दुनिया की सबसे युवा आबादी का पावर हाउस माना जाता है, एक ऐसा देश जहां औसत उम्र महज 28 से 30 वर्ष है, लेकिन आज इसी देश का युवा इतिहास के सबसे गहरे अवसाद में, सबसे तीखे आक्रोश में और भयानक ट्रस्ट कोलैप्स में यानी कि भरोसे के टूटने के दौर से गुजर रहा है। आज इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे, किसी संस्था पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जरूर बात करेंगे बेरोजगार युवाओं पर। हम बात करेंगे पूरे स्ट्रक्चरल अपरेटस पर, उस पूरे संरचनात्मक ढांचे पर जो कि भारत के युवा को वाकई व्यवस्था को शायद मानव संसाधन मानता ही नहीं है या फिर उसे सिर्फ एक सांख्यिकीय बोझ मानता है। आइए अब भावनाओं के कुहासे को हटाकर सीधे डेटा की बात करते हैं, क्योंकि जब शुद्ध आर्थिक डेटा और सिद्धांत होते हैं तो वो संकट को बहुत ढंग से समझाते हैं। क्योंकि व्यवस्था जब किसी वर्ग को परजीवी या कीड़ा जैसा बोलने लगती है तो सबसे पहले आंकड़ों से उसे छिपाना या कम करना शुरू करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के नवीनतम दस्तावेज हमारे सामने एक भयावह विरोधाभास रखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारों का लगभग 83% हिस्सेदारी केवल युवाओं की है, लेकिन अर्थशास्त्र का सबसे क्रूर नियम जो है वो यहां लागू होता है।
जिसे हम द ग्रेजुएट पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी का विरोधाभास कहते हैं। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जो भारत के अर्थशास्त्री रहे, नोबेल लॉरिएट रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके कैपेबिलिटी अप्रोच के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाती है, लेकिन भारतीय बाजार में यह सिद्धांत बिल्कुल यू टर्न ले लेता है, उल्टा घूम चुका है। भारत में बिना पढ़े लिखे लोगों की तुलना में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 6 गुना ज्यादा है। और स्ट्रक्चरल डिस्कनेक्शन को भी समझिएगा। भारत में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का जो हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो 20 से 24 वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर कई तिमाहियों में 40% के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुकी है। यह महज आंकड़ा नहीं है, यह वास्तव में इस बात का सबूत है कि हमारी यूनिवर्सिटीज डिग्रीज के रूप में ऐसे बौद्धिक उत्पाद तैयार कर रही हैं जो सीधे बाजार द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, बेकार मान लिए जाते हैं, डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। एक PhD होल्डर चपरासी पद के लिए लाइन पर खड़ा होता है या एक बीटेक ग्रेजुएट 10,000 रुपए की नाइट शिफ्ट में डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए मजबूर होता है, तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यह युवाओं की बौद्धिक क्षमता का व्यवस्थित कत्ल है। व्यवस्था चाहती है कि युवा अपनी इस लाचारी को अपनी नियति मान लें, ठीक उसी तरह जैसे काकरोच गटर की सड़ांध को अपना आशियाना मान लेता है। इसीलिए इस तरीके की शब्दावलियां सुनने को मिलती हैं। इस देश के युवा की अगर हम बात करें, आप देखिए हमारे देश के युवाओं का रूटीन क्या है। वे बेचारे सुबह उठते हैं, 14 घंटे तक पढ़ते हैं, 4 बजे उठ के 10 बाई 10 के सीलन भरे कमरे में धूल भरी किताबों के बीच 14 घंटे आंखें गड़ाना और इस उम्मीद में जीना कि एक दिन उनका नंबर सरकारी गजट में चमकेगा। लेकिन तपस्या के समानांतर एक और इकोनॉमी चलती है भारत में, द लीक इकोनॉमी। नीट का लीक अभी आपने देखा होगा। आइए पिछले कुछ सालों के राष्ट्रीय और प्रांतीय घोटालों का एक ऑर्डर समझिए तो आपको आइडिया लगेगा। नीट UG स्कैम, जिसने देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा परीक्षा की साख को वैश्विक स्तर पर मटियामेट किया है। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा, जहां लगभग 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा और परीक्षा लीक के कारण पेपर रद्द कर दिया गया। BPSC हो, JPSC हो, व्यापम घोटाला हो, यहां पर आप देखेंगे परीक्षाओं का एक चक्र चलता है। और अब प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, वास्तव में यह एक पंचवर्षीय योजना की तरह चलता है। पेपर होता है, लीक होता है, अनाउंसमेंट होता है, ना रिजल्ट आता है, ना अपॉइंटमेंट होता है। यह कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, यह एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक तरीके से संस्थागत संगठित अपराध है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री और एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां मिलकर एक शैडो एजुकेशन सिस्टम चला रही हैं जिसका टर्नओवर अरबों डॉलर है। अब जब एक पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द होती है तो व्यवस्था इसे एक तकनीकी खराबी कह करके पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन समाजशास्त्र के नजरिए से भी इसको देखिए, यह एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की सोशल मोबिलिटी पर ब्रेक है। एक किसान अपनी आधी बीघा जमीन बेचकर या फिर मां अपने सोने के गहने गिरवी रखकर अपने बच्चे को कोटा, प्रयागराज या मुखर्जी नगर भेजती है तो वह परीक्षा नहीं दिला रही होती, वह एक ऐसे जुए के लिए बोर्ड पर दांव लगा रही होती है जिसके लिए पहले से ही सब कुछ सेट हो चुका है, पूरी व्यवस्था ही दागी है। युवाओं के इस लीक इकोनॉमी को आदी बनाया जा रहा है। युवाओं को इसके लिए भी जिम्मेदार बनाया जा रहा है कि वे कॉकरोच की तरह हर झटके के बाद दोबारा रेंगना शुरू कर दें और कोई सवाल ना पूछें। इस संकट का सबसे स्याह और डरावना पहलू वास्तव में आर्थिक है भी नहीं, मनोवैज्ञानिक है, यह साइकोलॉजिकल है। इसे मैं एक तरीके से साइकोलॉजिकल जीनोसाइड कह सकता हूँ, मनोवैज्ञानिक नरसंहार कह सकता हूँ। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थी, उनका नाम था अमेल दुर्खीम थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी एनॉमी की, इस पर मैंने कई बार वीडियोस में बात करी है, अराजकता की। उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यवस्था समाज के सामने एक लक्ष्य तय कर देती है, जैसे सफलता, नौकरी, सम्मान, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैध साधन छीन लेती है, तो समाज में गहरे अलगाव, अवसाद और हताशा का जन्म होता है। आज भारत का युवा इसी एनॉमी के दौर से गुजर रहा है और यह दर्द ऊपर तक पहुंचता नहीं।
वास्तव में व्यवस्था ने युवाओं के चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जहां पर यदि नौकरी नहीं मिलती है तो समाज उसे फेल्योर यानी अयोग्यता का ठप्पा लगा देता है। यदि वह अपनी जवानी के बहुमूल्य 5 साल गंवाने के बाद सड़क पर 5 शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, नौकरी मांगता है, तो उसे एनार्किस्ट, उग्रवादी, व्यवस्था का विरोधी कह करके लाठियां पड़ती हैं। और यदि वह सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करता है, सिस्टम की चोरी पकड़ता है, तो कहा जाता है कि यह ब्लैकमेलर है, यह कॉकरोच है, यह परजीवी है। यह वास्तव में एक तरीके से समझिए एक मानसिक प्रताड़ना है। इस मानसिक प्रताड़ित युवा है जो कि प्रताड़ित भी है और कसूरवार भी उसी को ठहराया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा को अगर हम देखेंगे तो वास्तव में भारत में छात्रों और बेरोजगारों के बीच आत्महत्या की दरें खतरनाक गति से आगे बढ़ रही हैं। हर साल हजारों युवा सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि वे व्यवस्था द्वारा थोपी गई विफलता के बोझ को अपने कंधों पर नहीं उठा पाते। क्या किसी सभ्य समाज में युवाओं की जवानी को इस तरीके से वेटिंग रूम में सड़ने और छोड़ देने की बात करना न्यायोचित है? अब थोड़ा गहरे चलते हैं और इस संकट के आर्थिक दर्शन को भी समझते हैं। भारत इस समय जिस आर्थिक मॉडल पर चल रहा है उसे अर्थशास्त्र में जॉबलेस ग्रोथ का मॉडल कहा जाता है, रोजगार विहीन विकास का मॉडल कहा जा रहा है। देश की जीडीपी दर बढ़ रही है, कॉरपोरेट मुनाफे आसमान छू रहे हैं, लेकिन विकास की जमीन पर नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। इसके पीछे 2 बड़े संरचनात्मक कारण हैं। पहला स्किल मिसमैच और डिग्री फैक्ट्रीज का। देखिए, जो वीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत में आधे से अधिक ग्रेजुएट आज कॉरपोरेट जगत में नौकरियों के लिए अनएम्प्लॉयबल हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज आज केवल डिग्री फैक्ट्रीज बन गई हैं जो 21वीं सदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में युवाओं को 20 साल पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा और रटा रही हैं। दूसरा द इनफॉर्मलाइजेशन और गिग इकोनॉमी का सिस्टम है। जो रोजगार पैदा भी हो रहे हैं वो गिग इकोनॉमी के तहत हैं। जोमेटो, स्विगी, ओला के राइडर्स, जहां ना सोशल सिक्योरिटी, ना पेंशन, ना मेडिकल कवर मिलता है। इसे रोजगार नहीं कहते बल्कि मॉडर्न डे स्लेवरी कह सकते हैं, आधुनिक बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा क्लास डिवाइड भी काम करता है। क्यों? समझिएगा कि क्यों कुछ लोग इस तरीके के कमेंट कर लेते हैं युवाओं पर, बेरोजगारों पर, क्योंकि भारत में 2 भारत रहते हैं। एक क्लास डिवाइड है। भारत का जो अमीर और उच्च मध्यम वर्ग है उनके पास मजबूत बैकअप है। वे अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे, अगर कोई जज है तो उनके बच्चे, आप देखते हैं भारत में न्यायपालिका पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि भाई भतीजावाद होता है। वो कहीं ना कहीं सेटल होते हैं जुडिशरी में, लेकिन उनके परिवार में सब बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, इस देश में ग्रामीण, दलित, पिछड़े और निम्न मध्यम वर्गीय युवा हैं जो एक सरकारी नौकरी या एक परमानेंट रोजगार यानी कि सिर्फ आजीविका के साधन के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं। यह समझिएगा, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री पियरे बर्दियू ने कहा था कि सोशल कैपिटल का सिद्धांत जो दिया था उसके अंतर्गत ये पूरे परिवार और सामाजिक उत्थान और आत्मसम्मान के लिए इकलौता जरिया होते हैं ये लोग। जब व्यवस्था इस जरिए को ही पंगु बना दे, दोषी साबित करने लगे, तो सीधे तौर पर वह सामाजिक न्याय का गला घोट रही होती है। दोस्तों, इस मंच का उद्देश्य केवल समस्या को बताना नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हर बार घाव के इलाज के लिए भी नीतिगत रोड मैप पर बात करें। और यदि भारत एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से अपने आप को रोकना चाहता है तो उसे तुरंत 4 संस्थागत सुधार करने चाहिए। पहली बात, राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा और वैधानिक जवाबदेही के लिए अधिनियम बनाया जाना चाहिए। चाइना में पेपर लीक जैसी घटनाएं क्यों नहीं होती हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। हमारा सिस्टम इतना वीक क्यों है और इस तरीके के भ्रष्टाचार पर कई देशों में बहुत कठोर सजाएं हैं, हमारे यहाँ किसी को सजा ही नहीं होती। दूसरा, एक वैधानिक भर्ती कैलेंडर होना चाहिए। एक फिक्स टाइमिंग में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। न्यायिक फास्ट ट्रैकिंग के साथ साथ विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए और जो शिक्षा का मॉडल है उसमें भी सुधार किए जाने चाहिए, यानी कि शिक्षा को अप्रेंटिसशिप आधारित शिक्षा मॉडल अपनाया जाना चाहिए। कॉलेज पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना चाहिए। अगर ये चारों चीजें की जाती हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहतर रिजल्ट दे सकता है। हमारे युवाओं को ऐसा सुनना नहीं पड़ेगा जैसा अभी सुनना पड़ रहा है।
समापन करने से पहले मैं देश के शीर्ष नीति निर्माताओं, राजनेताओं और माननीय विचारकों से एक दार्शनिक अपील करना चाहता हूं कि रोमन दार्शनिक थी, उनका नाम था सेनेका। सेनेका ने सदियों पहले एक चेतावनी दी थी कि एक भूखा और प्रताड़ित समाज न तो दलीलों को सुनता है और ना ही उसे न्याय की परवाह होती है। भारत का बेरोजगार युवा कोई कॉकरोच नहीं है वह हर जिल्लत को सहकर गटर की सड़ांध में मुस्कुराता रहे। वह देश की रीढ़ है, वह इस देश की संप्रभुता का वास्तविक हकदार है। वह कोई एंटाइटल्ड या आलसी पीढ़ी नहीं है जो बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहती है। वह एक एग्जॉस्टेड यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से थक चुका, निचोड़ा गया पीढ़ी है जो बार बार छले जाने के बावजूद सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने का मादा रखती है। याद रखिए, जब करोड़ों सपने टूटते हैं तो सिर्फ सपने नहीं टूटते, परिवार भी टूटते हैं। उस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास उठने लगता है। युवाओं का यह आक्रोश व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को जगाने का एक अलार्म है जिसे आपको सुनना ही होगा। आप इस पूरे संकट को किस नज़रिए से देखते हैं? आप इस कमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका युवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक बुनियादी और मिनिमम संवेदनशील बदलाव तक नहीं ला सकती है, या उसे बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस विश्लेषण को हर उस युवा तक, हर उस बेबस माता पिता तक अवश्य पहुंचाइएगा जो इस मौन त्रासदी के रोज अपनी छाती पर झेलता है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको 100% प्री क्वालिफाई होने पर फी रिफंड मिल जाएगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप और 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। 18 बुक का सेट आपके घर भेजा जाएगा और ढेर सारी जानकारियां हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स के लिंक से या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का अवश्य इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।